नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं तुगलक वंश की। और इससे पहले हम गुलाम या ममलुक वंश, जिसे हम इल्वरी तुर्क वंश भी कहते हैं, क्योंकि उसके प्रमुख 11 शासकों में से 10 शासक इल्वरी तुर्क थे, इसलिए हम उसे इल्वरी तुर्क वंश भी कहते हैं। उस वंश में हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन जैसे प्रमुख शासकों को हमने देखा था, जो अपने प्रारंभिक जीवन में गुलाम थे और जिसके आधार पर उस वंश को गुलाम वंश कहा गया या ममलुक वंश कहा गया। और ममलुक का मतलब हमने देखा था कि स्वतंत्र माता पिता की गुलाम सुल्तान ममलुक कहलाती है। उसके बाद में हमने खिलजी वंश देखा था और कैसे हमने देखा था कि जो अंतिम गुलाम वंश का शासक होता है कैमूस, उसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश यहाँ पर स्थापित होता है 1290 में। और खिलजी वंश पहला सल्तनतकालीन वंश होता है जो बिना किसी अमीर वर्ग के, बिना किसी चहलगानी या किसी कुलीन वर्ग की सहायता के या जनता की सहायता के, किसी की सहायता के बगैर ही जलालुद्दीन खिलजी अपने दम पर दिल्ली की सत्ता प्राप्त करता है। और फिर उसके बाद उसका भतीजा 1296 से 1316 ईस्वी तक अगला सुल्तान बनता है। और हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी यानी एके के दौरान, एके के टाइम पीरियड के दौरान हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवाद की पहली बार शुरुआत होती है। और अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। उसकी बाजार व्यवस्था हो या फिर उसकी भू राजस्व व्यवस्था हो, वो सभी अनोखी हमें देखने को मिलती है। वह पहला सुल्तान होता है जो दिल्ली सल्तनत में भूमि की माप करवाता है और फिर उस माप के आधार पर कर प्रणाली की शुरुआत करता है। वह बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है। और उसके बाद कुछ अयोग्य शासक हम देखते हैं। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं जो खुसरो नायाब ए ममलिकात से अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है 1320 ईस्वी सितंबर अक्टूबर के बीच में। तो उसकी हत्या यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। और फिर गयासुद्दीन तुगलक एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसे 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन करना है। ये 94 साल दिल्ली सल्तनत में किसी राजवंश के सबसे लंबे काल है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश है तुगलक वंश, और सबसे कम शासन करने वाला है खिलजी वंश। और इन दो के अलावा 3 और राजवंश हमें सल्तनत काल में देखने को मिलते हैं, सैयद वंश, लोधी वंश और सबसे पहला वाला गुलाम वंश। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत में शासन करते हैं। और इसके लगभग सभी शासक जो होते हैं वह मुस्लिम होते हैं। लगभग क्या, सभी शासक ही मुस्लिम होते हैं। अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी तक यह गद्दी पर बैठता है और इसको हम जीटी के नाम से जानेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं ताकि चीज़ें हमें ध्यान जल्दी रहे। देखिए, जीटी जो रहता है गुजरात टाइटंस, अब ये 1320 से 1325 ईस्वी तक ही शासन करता है। तुगलक तुर्कों की कौरोमा शाखा से संबंधित था। और एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन को मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण दीपालपुर का इक़्तिदार बनाया था। अमीर खुसरो ने इसके संबंध में ग्रंथ लिखा है तुगलकनामा। और तुगलकनामा के बारे में 2 चीज़ ध्यान रखना, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है, तो गयासुद्दीन तुगलक पर लिखा गया है। तुगलकनामा से आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ये मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है, तो नहीं, ये गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है उसको समर्पित है। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में तुगलकनामा में जानकारी मिलती है कि निम्न जाति के तुर्क इसके पिता थे और इसकी माता जाट हिंदू थी। यहाँ पर से कुछ शासक हमें हिंदू माताओं से उत्पन्न हुए नजर आते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने की मिलेगी कि जितने भी शासक हिंदू माताओं से उत्पन्न हुए, उनमें से ज़्यादातर शासक आपको सामान्य मुस्लिम माता से उत्पन्न हुए शासकों की तुलना में ज़्यादा कट्टर देखने को आपको मिलते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक आप ये भी लगा सकते हैं कि जो हिंदू माताओं से उत्पन्न हुए, उन्हें मुस्लिम अमीरों के सामने या मुस्लिम दरबारियों के सामने अपने आप को साबित करना था कि मैं भी एक मुस्लिम हूँ
इसलिए उन्होंने ज़्यादा कट्टरता बरतने का प्रयास किया, जबकि सामान्य जो मुस्लिम माता से उत्पन्न हुए थे उन्हें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए, मुल्तान की एक मस्जिद से प्राप्त अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि गयासुद्दीन ने 29 लड़ाइयों में तातरों यानी कि मंगोलों को हराया, इसलिए इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। तो गाजी मलिक की उपाधि कौन ले रहा है? तो यह जीटी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ले रहा है। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक अपने यहाँ अमीर खुसरो कहता है गयासुद्दीन तुगलक के विषय में, यह अपने राजमुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों का शिष्टांत पगड़ी धारण कर रखता था। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि कई सारे विद्वानों के बराबर इसके अंदर ज्ञान था। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी बुद्धिमान शासक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। यह हिंदुओं का विरोधी था, जबकि ये एक हिंदू महिला से उत्पन्न हुआ था। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके ऊपर ये नैतिक दबाव हो जाता है कि भाई साहब, तुम तो मुस्लिम नहीं हो, तुम्हारी माता हिंदू है, तो तुम कैसे हमारे राजा बन सकते हो? तो अपने आप को साबित करने के चक्कर में एक हिंदू माता से उत्पन्न जो युवराज रहता है वो कई सारी ऐसी घटनाएं करता है जिसके कारण वह कट्टर श्रेणी में आ जाता है और वह अपने आप को मान्यता दिलाने के चक्कर में कई सारी हदों को पार कर जाता है। अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने मसाहत पद्धति, बाजार नियंत्रण प्रणाली का इसने त्याग किया। मसाहत पद्धति हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के काल में कि अनुमान आधारित भू राजस्व पद्धति पुनः ये प्रारंभ करता है। और जो मसाहत पद्धति जिसमें हम देखते हैं कि जो जहाँ पर नाप के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था, पहली बार हम देखते हैं सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी पहले पूरी भूमि की माप करवाता है और उसके बाद में वह कर प्रणाली की शुरुआत करवाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जीटी जो होता है ये सोचता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीली प्रक्रिया है, इसलिए वह मसाहत पद्धति और जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पद्धति है उसको भी वह त्याग देता है। और इसके आधार पर जो पहले से चली आ रही थी अनुमान आधारित पद्धति कि एक अनुमान कि वहाँ पर कितना उत्पादन होता होगा, पिछले बार 15 बोरे उत्पादन हुए थे तो इस बार 15 बोरे के आधार पर ही टैक्स लगा दो। अब हो सकता है कि अकाल पड़ने पर 15 की जगह 10 बोरे ही हो, तो इससे किसानों का शोषण ज़्यादा होता था। लेकिन ये कम खर्चीली थी, इसलिए जीटी ने अनुमान आधारित भू राजस्व पद्धति को पुनः प्रारंभ कर दिया। अब इसमें नस्क और बटाई आदि इसमें शामिल होते थे। अब देखिए, अलाउद्दीन की 50% भू राजस्व दर को जीटी फिर से 20 से 33% यानी कि 1/5 से 1/3% भाग निर्धारित कर देता है। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दो ऐसे सुल्तान होते हैं दिल्ली सल्तनत के जिनके समय पर जो भू राजस्व की दर रहती है वो 50 से 55% रहती है। तो यहाँ पर जो गयासुद्दीन तुगलक जीटी रहता है ये फिर से उस दर को 20 से 33% कर देता है। जीटी ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर बसाया जो दिल्ली के पास बसे मध्यकाल के 7 नगरों में से तीसरा था। इससे पहले हम सीरी जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया नगर है जहाँ पर हम सीरी का किला और हम वहाँ पर उसका एक प्रमुख महल हम देखते हैं जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें इन प्रमुख नगरों में से एक था। इससे पहले हम जहानाबाद वगैरह देखते हैं और भी नगर हम देखते हैं। अब इसके बाद में देखिए मध्य वर्ग खुद मुक़द्दम चौधरी के विशेषाधिकार जो अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए थे उन सभी को ये लौटा देता है। तो कुल मिलाकर जो गयासुद्दीन तुगलक रहता है ना, ये अमीर खुसरो नहीं, खुसरो शाह नाम का एक जो जो नायाब ए ममलिकात के पद पर पहुंच जाता है और एक सुल्तान रहता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, अलाउद्दीन खिलजी का अल्पवयस्क पुत्र रहता है, उसका वो रहता है सुल्तान, उसका वह रहता है संरक्षक। तो एक समय के बाद में 1320 के आसपास वो उसकी हत्या कर देता है और खुद सुल्तान बन जाता है। अब वो बनाता है अपना नायाब ए ममलिकात, इसको, ये भाई साहब को, सॉरी इसको नहीं बनाता है, वो खुद अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है।
अब जो ये गयासुद्दीन तुगलक रहता है, जीटी रहता है, ये उसका बहुत बड़ा विरोधी रहता है। तो ये अमीरों को अपने पक्ष में मिलाकर और उस खुसरो की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अब ये भी हत्या करके राजा बना है और लोगों का समर्थन इसके पास में नहीं है। तो लोगों का समर्थन चाहिए, तो ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा छूट लोगों को दे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टैक्स कम कर दे रहा है, हम ये देख रहे हैं कि ये व्यवस्थाओं को सरल कर रहा है ताकि लोगों को कुछ समस्या ना हो और वे इसके शासन को स्वीकार करें। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम देखते हैं कि किसी शहर में नए कलेक्टर या नए एसपी आते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते 15 दिन वहाँ पर रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। जैसे नया एसपी आता है तो बड़े शहरों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे जैसे छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जब भी कोई नया एसपी आता है तो 2-3 दिन तो भाई इतने हेलमेट चेक करते हैं, इतने सड़क रूल चेक करते हैं कि डर लगने लगता है रोड में चलने से भी कि भाई अब पकड़ के क्या पूछ लेंगे जी हमसे। तो यहाँ पर ये बहुत सारे सुधार करवाता है और बहुत सारे जो लोगों की इच्छाएं होती है उनको पूरा कर देता है, जिनमें मध्यस्थ वर्ग जो खुद मुकद्दम चौधरी होते हैं उनके विशेषाधिकार ये लौटा देता है। और विशेषाधिकार में हमने पढ़ा था किस्मत एक खोती का अधिकार ये नहीं देता है। अब देखो किस्मत एक खोती क्या होता है, तो किस्मत एक खोती हमने देखा था कि परसेंटेज ये ले रहे हैं। अगर ये जो सरकार है, सुल्तान है, उनसे भी कमीशन ले रहे हैं और जो जनता है उनसे भी कमीशन ले रहे हैं। तो ये वाला ये अधिकार नहीं लौटाता है। और जो शेयर रहता है कि भाई तुम अगर 100 रुपये वसूल रहे हो तो हम तुमको 10% देंगे, यानी कि 10 रुपये देंगे। तो इस तरह जो कमीशन वाली व्यवस्था रहती है उसको ये बनाए रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हाकिए खोती कहते हैं। हाकिए खोती उसको कहते हैं, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक है जो राज्य की आय बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि की बजाय उत्पादन में बल देता है। इससे पहले तक हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के उद्देश्यों में भी कहीं नहीं पाते हैं कि उसका आर्थिक सुधार कराने का उद्देश्य जनता के हितों की संरक्षण करना या फिर उनकी आय में वृद्धि करवाना ऐसा कोई उद्देश्य रहा हो तो नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी से पहले के शासकों का भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, बस वे ज़्यादा से ज़्यादा कर एकत्रित करके अपने राजकोष को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक पहली बार और सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक होता है जो राज्य की आय बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि करने के बजाय आय यानी कि जो किसानों का उत्पादन है उसमें वृद्धि करने का प्रयास करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए जीटी ने मध्य एशिया से प्रेरित होकर सिंचाई के लिए नहर विकास प्रारंभ किया और नहर विकास करने वाला जीटी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का पापा यहाँ पर पहला शासक होता है सल्तनत काल का। सल्तनत काल के अलावा भी हम पहले देख चुके हैं चोल शासक नहरों का विकास करवा रहे हैं। हमने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक देखे जो सुदर्शन झील बनवा रहे हैं गुजरात में। तो बहुत सारे शासकों ने करवाए हैं। आप ये मत सोचना कि भारत के इतिहास में पहली बार नहरों का निर्माण कोई करवा रहा है तो गयासुद्दीन तुगलक करवा रहा है, ऐसा नहीं है। इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे शासक रहे और इनसे 1000 गुना अच्छे शासक रहे, लेकिन ये आक्रांता के रूप में आए और भारत में ये बस गए और इन्होंने साम्राज्यवाद की शुरुआत कर दी। तो अब सल्तनत काल यानी कि जितने भी मुस्लिम शासक हैं जो विदेशी शासक हैं, इनमें कौन नई व्यवस्थाओं को शुरू कर रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बार सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत जीटी करवा रहा है। पहली बार किसानों की आय में वृद्धि करने का कोई सोच रहा है तो जीटी सोच रहा है। हालांकि यहाँ पर आय में वृद्धि का उद्देश्य भी उसका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हम ले सकें। अब इसने दंड व्यवस्था को उदार बनाया और इसने डाक व्यवस्था की स्थापना की। और डाक व्यवस्था की स्थापना करने वाला कौन है, तो वो है जीटी। अब जीटी से आप याद रख सकते हो कि जीटी यानी कि गुजरात जो है, वैसे तो गुजरात को जीजे लिखते हैं, जी और जे लिखते हैं, लेकिन जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस गुजरात की टीम है। तो भैया यहाँ पर आप सोच सकते हो कि गुजरात बहुत बड़ा अमीर स्टेट है, तो यहाँ पर अगर कोई भी अच्छी व्यवस्था शुरू हो रही है तो अमीर राज्य में शुरू होगी। इसी तरह से जीटी से आप सोच सकते हो कि गयासुद्दीन तुगलक अगर किसानों के हितों की बात कोई सोच रहा है, पहली बार नहर बन रही है, डाक की शुरुआत हो रही है, तो ये अमीरों के चोचले और ये कौन कर रहा है, तो ये जीटी कर रहा है।
तो यहाँ पर हर मील पर इनकी डाक व्यवस्था कैसी होती थी, हर 3 से 4 मील पर एक डाक पहुंचाने के लिए एक घुड़सवार नियुक्त होता था। ठीक है, मतलब हर 3 से 4 किलोमीटर पर हर 3 से 4 मील पर एक छोटी सी चौकी होती थी, चेक पोस्ट होती थी, वहाँ तक एक घोड़ा पहुँचाता था एक व्यक्ति, फिर वहाँ पर से दूसरा व्यक्ति आगे पहुँचाता था। इस तरह से पूरी चैन बनी हुई थी इनकी और पूरी तरह से इनका संचार व्यवस्था इनकी बन गई थी। अब देखिए, इसके समय 1323 ईस्वी में वारंगल विजय के लिए इसका पुत्र जोना खां नेतृत्व में अपनी सेना लेके जाता है। सुल्तान की यहाँ पर झूठी अफवाह फैलने पर अभियान यहाँ पर असफल हो जाता है। 1324 ईस्वी में जूना खां यानी कि जूना खां ही आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, ये ध्यान रखना है। तो जोना खां ने वारंगल को जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर कर दिया। अब गयसुद्दीन तुगलक यानी कि जीटी ने उस धन को वापस लेना शुरू किया जिसे खुसरो ने समर्थन के लिए बांटा था। अब हमने देखा था कि खुसरो ने दिल्ली के एक सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया को भी धन दिया था, क्योंकि उन्होंने भी उसका समर्थन किया था कि भाई खुसरो हमारा सुल्तान है और जो भी मेरे अनुयायी है वो खुसरो को अपना सुल्तान माने। तो यहाँ पर गयसुद्दीन तुगलक ने बोला कि जो धन था वो खुसरो ने कमाया नहीं था, वो राजकोष का धन था। तो जिन जिन लोगों ने उससे धन लिया है वो सब हमको वापस कर दे, क्योंकि खुसरो तो गया, अब तुमको अगर इस दुनिया पर रहना है तो धन लौटा दो, वरना तुमको भी खुसरो के पास पहुंचा दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये अमीर खुसरो नहीं है, ये खुसरो नाम का शासक है जिसकी हत्या करके गयसुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना कर रहा है। अब यहाँ पर धन लेने वालों में निज़ामुद्दीन औलिया भी थे। ज़्यादातर लोगों ने धन लौटा दिया था, लेकिन औलिया धन लौटाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि भाई संत आदमी है, संत आदमी खुद के लिए खर्च तो करता नहीं, धन दिया होगा उसने तो इन्होंने सोचा कि भाई दान दे रहा है तो ले लो, और इन्होंने अपने चेले चपाटों में बांट दिया होगा, लंगर अंगर करवाने में खर्च हो गए होंगे। तो अब इनके पास धन ही नहीं है, तो अब ये बोल रहा है भैया मेरे पास धन ही नहीं है तो मैं कहाँ से दे दूँ। तो 1324 ईस्वी में जब बंगाल अभियान पर जाता है गयसुद्दीन तुगलक, तो वह निज़ामुद्दीन औलिया से कहता है कि मेरे आने से पहले राजकोष में धन जमा करवा देना, वरना तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। यहाँ पर संत है, उनके लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कुछ ऐसे ही कहता है कि भाई मेरे आने से पहले आप धन जमा करवा देना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1324 ईस्वी में गयसुद्दीन तुगलक बंगाल पर आक्रमण कर बंगाल का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग जीतकर सल्तनत में मिला लेता है। जब वह वापस आने लगता है तो यहाँ पर औलिया के जो शिष्य रहते हैं वह औलिया साहब से कहते हैं कि भैया गयसुद्दीन तुगलक से 20 किलोमीटर बचा दिल्ली आने से, तो अब तक हमने धन जमा नहीं किया राजकोष में। तो यहाँ पर औलिया कहते हैं, जो कि प्रसिद्ध लाइन है और ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एक कहावत के रूप में भी बन गई। यहाँ पर औलिया गयसुद्दीन तुगलक के लिए कहते हैं कि हुनुज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। और वाकई गयसुद्दीन तुगलक के लिए ये 20 किलोमीटर उसकी ज़िंदगी के सबसे लंबे दौर होते हैं और गयसुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। अब वह दिल्ली क्यों नहीं पहुंच पाता है ये देखते हैं। यहाँ पर जूना खां सुल्तान के स्वागत में दिल्ली के पास अकबरपुर, जो कि दिल्ली से पहले ही पड़ता है, यहाँ पर लकड़ी का एक महल बनवाता है। इसका वास्तुकार था अहमद अयाज। स्वागत के दौरान अब वह धन लूट लेता है जूना खां वारंगल वगैरह से, और वह अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर उनका स्वागत करता है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर से पहले की कहानी बता रहे हैं यहाँ पर। तो स्वागत के दौरान हाथियों की परेड होती है और हाथियों में भगदड़ मच जाती है, जिससे क्या होता है कि जो लकड़ी का महल होता है वह गिरने लगता है और इसमें सुल्तान गयसुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और ये 1325 की घटना है। सुल्तान की मृत्यु पर अलग अलग मत है। बरनी और फरिश्ता यहाँ पर कहते हैं कि बिजली गिरने से महल गिरा और महल गिरने से सुल्तान की मृत्यु हुई। और इब्न बतूता और इसामी कहते हैं कि जूना खां ने जानबूझकर यहाँ पर लकड़ी का महल बनवाया था
लकड़ी के महल अगर तुमने बनवाए हुई है तो यहाँ पर इतने भारी भरकम हाथियों की परेड कौन करवाता है। तो यहाँ पर जूना खां का ये षड्यंत्र माना जाता है और कहते हैं कि जूना खां सत्ता प्राप्त करना चाहता था और उसने लकड़ी का एक हल्का महल बनवाया और जो गैसुद्दीन तुगलक है उसको ऐसी जगह बैठाया जहाँ से वो कभी उठ नहीं पाया। तो इस तरह के यहाँ पर मत है। हालांकि एक परफेक्ट मत या फिर जो सभी इतिहासकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हो या बहुमान्य मत हो वो नहीं है हमारे पास में। ये जो 4 इतिहासकार हैं ये 2 मत हमें यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो जूना खां है वो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेता है और अगला शासक बनता है 1325 से 1351 ईस्वी तक। अब ध्यान रखना कि ये सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था, लेकिन सल्तनत काल का सबसे मूर्ख शासक भी यही था, अनपढ़ नहीं मूर्ख। अब मोहम्मद बिन तुगलक 5 प्रमुख योजनाएं जारी करता है और वो ऐसी असफल होती है कि कह सकते हैं कि अगर वो सफल हो जाती तो मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक हो सकता था। लेकिन वो योजनाएं सफल नहीं होती है और मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और जब इसकी मृत्यु होती है तो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये बेचारा खुद अपनी ज़िंदगी भर परेशान रहता है और इसकी प्रजा भी इससे परेशान रहती है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे इम्पोर्टेंट शासकों में से एक है जिस पर प्रश्न अक्सर बनते ही हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से हमें पढ़ना है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, इसका नाम जौना या जूना खां था। यह उलुग खां की उपाधि लेता है। राजमुंद्री अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। राजमुंद्री अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? दुनिया का खान। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये लाइन पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, इसलिए इसे ध्यान रखना। राजमुंद्री अभिलेख में दुनिया का खान किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सल्तनत काल का सबसे विद्वान, शिक्षित और सबसे विवादित सुल्तान रहा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने सिक्के जारी किए, इसने सोने के सिक्के भी जारी किए जिन्हें दीनार कहा गया, जो कि 200 ग्रेन के थे, और चांदी के इन्होंने अदली सिक्के जारी किए जो कि 140 ग्रेन के थे। ये ग्रेन क्या होता है? तो ये सोने की शुद्धता को बताता है। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है, धनवानों का राजकुमार कहा जाता है, और एडवर्ड थॉमस ने इसे ये 2 नाम दिए हैं, धनवानों का राजकुमार और सिक्कों का राजकुमार। अब देखो, अगर आप तार्किक रूप से सोचोगे तो हमने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी ज़्यादा सुधार करवाता है, तो जिसके चलते राजकोष की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है, आर्थिक समृद्धि आ जाती है और उसका फ़ायदा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक अपनाता है। उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उसने अपने पिता को मारा। आज हम इस विवाद में नहीं फंसे हैं, उस समय प्रजा भी फंसी थी और उन्हें भी ये लगता था कि हमारे नए सुल्तान ने अपने पिता को मारा है, इसलिए जनता को खुश करने के लिए उसने बहुत सारा धन लूटा, बहुत सारा धन मतलब बांटा, जिसके चलते जनता उसके समर्थन में आ पाई। गयासुद्दीन की मृत्यु के 40 दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी में प्रवेश किया। 40 दिनों तक वह शोक मनाता रहा और ये दिखाता रहा कि उसके पिता की मृत्यु का उसे दुख है, और 1000 सितून महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। ये महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये हम देख चुके हैं, और ये सीरी के किले में, जो सीरी नामक शहर या नगर उसने बसाया था एके ने, वहाँ पर ये अपना राज्याभिषेक करवा रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ले इलाही की उपाधि ली। प्रारंभ में इसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त नहीं की, लेकिन अपने शासन के दौरान उलेमा वर्ग व जनता असंतोष के कारण कालांतर में इसने मिस्र के खलीफा जो कि फातिमी वंश से थे उनसे सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की। जब इसने देखा कि इसके जनता और इसके जो सामंत वगैरह है, इसके जो अमीर वर्ग है वो इसका सम्मान कम कर रहे हैं, तो इसने फिर जो फातिमी वंश के खलीफा थे उनसे इसने सुल्तान की खिल्लत प्राप्त की। खलीफा के वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली आमंत्रित इसने किया और उसे अपने सिंहासन पर बैठाया, उपहार दिए
और उसका पैर अपनी गर्दन पर रखवाया। जब उसने ये किया तो प्रजा और इसके अमीरों में इसका सम्मान कहीं ज़्यादा बढ़ गया। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसे हम MBT के नाम से जानेंगे, तो MBT जो था उसके विषय में कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। यह हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था, गंगा जल का पान करता था और इसने गिरनार यानी कि शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैन मंदिरों के दर्शन किए थे। जैन संत जम्बू जी को इसने भूमि अनुदान दिया था और ऐसा पहली बार हम सल्तनत काल में पाते हैं। इसका जैन संत जिन प्रभसूरी और राजशेखर से भी इसका घनिष्ठ संबंध था। इसने प्रशासन में तुर्की मुसलमानों के अलावा भारतीय मुस्लिम और गैर तुर्की मुस्लिम विदेशियों व गैर मुस्लिमों को भी इसने शामिल किया। गैर मुस्लिमों में खास तौर पर हिंदुओं को। उच्च पद प्राप्त करने वाले कुछ हिंदू अधिकारियों की अगर हम बात करें तो रतन नाम के एक राजस्व अधिकारी, साई राज, पीरामाली और भीरू राम जैसे निम्न जाति के हिंदू इनके प्रशासन में शामिल थे। अबगादियों ने भी इनके प्रशासन में हिस्सेदारी निभाई, जिस पर मलिक साहू और कबाबुल मुल्क जैसे प्रमुख अफगान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। निम्न जाति के हिंदुओं को प्रशासन में शामिल करने के कारण बरनी मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करता है, लेकिन यहाँ पर विद्वान होने की यहाँ पर ये चीज़ें हमें दर्शाती है कि ये कितना विद्वान शासक था कि इसने योग्यता को देखा, ना कि ये कि कौन मेरी जाति का है और कौन मेरे संप्रदाय का। इसने योग्यता के आधार पर पदों को सृजित किया और पदों पर योग्य व्यक्तियों को स्थापित किया। देखिए, विदेशियों में मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासानियों को शामिल किया, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक प्यार से आइजा कहता था। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक प्यार से आइजा किसे कहता था, तो वो कहता था खुरासानियों को, जिसे वह अपने प्रशासन में शामिल करता है। 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय एकमात्र मंगोल आक्रमण तरसमासिरीन के नेतृत्व में होता है और इसामी के अनुसार सुल्तान ने मेरठ के समीप मंगोलों को पराजित किया, जबकि फरिश्ता के अनुसार सुल्तान उन्हें धन देकर लौटा देता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। एक मत में बताता है कि भाई इसने मंगोलों को हराया और दूसरे मत में बताता है कि भाई मंगोलों को धन देकर इसने लौटा दिया। और दोनों ही जगह इसकी बुद्धिमानी झलकती है, क्योंकि ये दोनों ही मतों में पराजित शासक नजर नहीं आता है। योजनाओं और प्रशासनिक सुधार की अगर हम बात करें तो इन सुधारों के स्रोत हमें क्या क्या मिलते हैं, तो बगनी का ग्रंथ तारिक ए फिरोज शाही, इसामी का फुतुह उस सलातीन, फरिश्ता का तारिक ए फरिश्ता, इब्न बतूता का किताब ए रहला, अल उमरी का मलिक ए अबसार, ये प्रमुख हमें ग्रंथ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मेहदी हसन जो आधुनिक काल के लेखक हैं, इतिहासकार हैं मेहदी हसन एक सिंगर भी हुए हैं, तो वो ये नहीं है भैया, ध्यान रखना। मेहदी हसन आधुनिक काल के लेखक हैं और इनकी रचनाओं से भी हमें मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानकारी मिलती है। राजधानी परिवर्तन यहाँ पर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कुछ सुधार इन्होंने करवाए उनमें जो पहला सुधार होता है वो राजधानी परिवर्तन होता है। अब देखो, ये राजधानी परिवर्तन करने का इसका उद्देश्य तो बहुत सटीक होता है। बार बार मंगोल आक्रमण हो रहे थे और इससे प्रशासन को नुकसान पहुंच रहा था। यह भी खतरा होता था कि अगर मंगोल थोड़े अंदर तक आ गए तो वो दिल्ली पर अधिकार कर सकते हैं और भारत से इनका साम्राज्य खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर दिल्ली से बाद दौलताबाद, जो कि दक्षिण में स्थित था, दौलताबाद आज आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो ये दौलताबाद को इसीलिए राजधानी बनाता है ताकि ये दक्षिण और उत्तर भारत में बराबर नियंत्रण कर सके। ठीक है, ऐसी जगह राजधानी बनाता है। लेकिन बगनी कहता है यहाँ पर कि दौलताबाद सल्तनत के केंद्र में था, इसलिए वह राजधानी बनाता है। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के लोग सुल्तान को गाली भरे पत्र लिखते थे, अतः सुल्तान उन्हें दंडित करना चाहता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो सही बात है कि आपको क्यों राजधानी बदलनी है,
लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक हमारा MBT भैया जो हमारा था, वो ये चाहता था कि दिल्ली की पूरी जनता दौलताबाद शिफ्ट हो जाए। अब भैया तुम राजधानी भी बदल रहे हो, तुमको अपनी राजधानी का एक कुत्ता भी अगर है तो वो भी तुमको नई राजधानी में चाहिए। अब उस समय पर आवागमन का उतना अच्छा साधन नहीं था, और दिल्ली कहाँ है और दौलताबाद कहाँ है, आज आप मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा दिल्ली पूरे उत्तर भारत में आपको मिल रहा है और दौलताबाद आपको काफ़ी दक्षिण में मिल रहा है। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्ती उनका पलायन करवाता है और इससे जनता में आक्रोश बढ़ता है, और जनता इसको गाली भरे पत्र लिखते हैं कि भैया तुम पगला गए हो कि सटिया गए हो कि सुल्तान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हालांकि वो एड्रेस नहीं लिखते थे फिर भी सुल्तान कोशिश करता था कि कैसे भी पता चल रहा है कि ये पत्र किसने लिखा है और उसको मैं रहपटे पे रहपटे मारूं। लेकिन यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा आक्रोश था। वास्तविक कारण हम देख चुके हैं कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा एवं साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजधानी का केंद्र में होना आवश्यक था। राजधानी का केंद्र में होना आवश्यक था। अब ये प्लान इनका क्यों फेल मार जाता है, उसके कुछ कारण हैं। जैसे इसामी कहता है कि सुल्तान ने दिल्ली की जनता को विश्वास में लिए बिना उन्हें जबरन दौलताबाद भेजा। उसने जनता की कोई राय जानने का प्रयास नहीं किया। जनता जाना ही नहीं चाहती थी। आप खुद सोचिए, दिल्ली एक समृद्ध नगर था, उस नगर को छोड़कर दौलताबाद जैसे छोटे नगर में कोई क्यों जाना चाहेगा। तो यहाँ पर से जनता जाना नहीं चाहती थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना राय जाने ये तय कर लिया कि भैया तुमको चलना है इतनी तारीख को तो चलना है, उसके अलावा तुम्हारे पास में कोई विकल्प नहीं। तो यही कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद पहुंचने के रास्ते में जनता के लिए सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं कर रखी थी। दिल्ली के लोग बिना मन से दौलताबाद में स्थापित हुए, और जनता में असंतोष के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को पुनः राजधानी बनाया, और ये योजना उसकी असफल हो गई। उसने रास्तों पर टेंट लगाए, शिविर वगैरह लगाए, खाने आने लंगर वगैरह लगाए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक ऐसा एग्जाम्पल हमको मिलता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है मोहम्मद बिन तुगलक के पास। वो कहता है, एक लंगड़ा व्यक्ति, वो कहता है कि भैया मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा दौलताबाद, आप जबरदस्ती भेज रहे हो। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि तुम चिंता मत करो काका, तुमको हम पहुंचा दे रहे हैं दौलताबाद। उस बुजुर्ग व्यक्ति को बांधते हैं तोप के मुंह में और उसको उड़ा देते हैं पहुंच गया दौलताबाद। तो इस तरह से कुछ बचकानी हरकत या फिर कुछ तानाशाही जैसे तत्व भी हमें मोहम्मद बिन तुगलक में नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसने जनता में असंतोष और राजकोष पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा धन खर्च हुआ। और इसामी लिखता है कि 14 साल लग गए दिल्ली को पहले जैसी दिल्ली बनने में। तो ये काफ़ी बड़ी आर्थिक क्षति हम कह सकते हैं जो दिल्ली के लिए थी। अब यहाँ पर ये दूसरी योजना लेकर आता है, और ये भी काफ़ी अच्छी योजना थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो थी इनके राजकोष की वो थोड़ी ख़राब हो गई थी। वैसे भी ये सोने चांदी के सिक्के चला रहे थे। तो फिर ये सोचते हैं कि क्यों ना सांकेतिक मुद्रा लेकर आया जाए। सांकेतिक मतलब तांबे आंबे की मुद्रा। जैसे आज हम देखते हैं करेंसी, एक नोट जो आप देखो 2000 की नोट या 500 की नोट, तो 500 की नोट का जो कागज़ रहता है, क्या उसकी कीमत 500 रुपये है? बिल्कुल नहीं। वो एक सांकेतिक मुद्रा है, ठीक है ना। 5 का सिक्का देख लो आप, क्या उसकी कीमत 5 रुपये है? बिल्कुल नहीं है, 2-3 रुपये की धातु है। आप नोट की बात कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की नोट बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये खर्च होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो 50 रुपये खर्च होंगे, लेकिन 500 रुपये तो नहीं होंगे। लेकिन उसका जो मूल्य है वो 500 रुपये बताया जाता है। यह सांकेतिक मुद्रा है। आप देखते हैं कि हर नोट में लिखा रहता है, RBI का जो गवर्नर रहता है उसके सिग्नेचर रहते हैं, और वो कहता है कि मैं धारक को इतनी राशि अदा करने का वचन देता हूँ। इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ एक सांकेतिक मुद्रा है, सिर्फ एक कह सकते हैं कि सिर्फ एक प्रमाण है कि भाई ये 500 रुपये दिखाओ तो तुमको RBI का गवर्नर 500 रुपये तुमको दे देगा। सरकार मान लेगी कि तुमको 500 रुपये दे दिए गए हैं, ठीक है। अब वो कागज़ का टुकड़ा जिसकी कीमत 5 रुपये होगी शायद, उसको 500 रुपये मान लिया जा रहा है। तो ये सांकेतिक मुद्रा कहलाता है। पहले क्या होता था, पहले सिक्के चलते थे सोने चांदी के। सोने की कीमत मान लो 500 रुपये है, तो अब
500 मतलब एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए ग्राम सोना चल रहा है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए में एक सोने का टुकड़ा हमने ले लिए और दे दिए बाजार में, और तो उसकी कीमत कितनी कहलाएगी? 1 लाख रुपए, क्योंकि उसका वजन, उसका मूल्य उतना है। लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा रहती है उसका जो अंकित मूल्य रहता है वह धातु मूल्य से कम रहता है। अंकित मूल्य 500 रुपये है, लेकिन धातु मूल्य जो उसको बनाने में खर्च हुआ है वो उतना नहीं हुआ है। जबकि जो पहले की मुद्रा होती थी उसका अंकित मूल्य भी उतना ही होता था जितना कि धातु मूल्य का है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोने के रेट अगर 1 लाख रुपए ग्राम चल रहे हैं तो 1 ग्राम सोना लेकर कोई जा रहा है किसी दुकान वाले के पास में तो उसको 1 लाख रुपए का सामान मिलेगा। लेकिन सांकेतिक मुद्रा में कोई 500 रुपए की नोट लेकर जा रहा है तो उसकी कीमत 500 रुपये नहीं है, उसकी कीमत मुश्किल से 10-15 रुपये है। लेकिन उसको 500 रुपये का सामान मिल रहा है क्योंकि उसको राजा या फिर गवर्नर, आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आरबीआई का गवर्नर, भारत सरकार उसको ये वादा कर रही है कि भाई 500 रुपये का सामान दे दे, ये 500 रुपये का मूल्य ये कागज़ तुझे देगा, इस बात का वचन हम तुम्हें दे रहे हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि 500 रुपये का मूल्य कहीं पर भी 500 रुपये ना मिला और 200-300 रुपये ही मिला, या फिर किसी ने कहा कि इस नोट की तो वैल्यू नहीं है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। जैसे हमने 1-2 साल पहले देखा था कि ईरान जो बहुत ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाला देश है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया तो ईरानी मुद्रा की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई थी। और उसके बाद भारतीय व्यापारी जो कि तेल का व्यापार करते थे उन्होंने ईरान से अपना व्यापार बंद कर लिया था, क्योंकि ईरान की जो मुद्रा थी उसका जो सांकेतिक मूल्य था वह गिर गया था। मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मुद्रा की कीमत भी 100 रुपये और उसका मूल्य भी 100 रुपये होता था पहले के समय में। जैसे चांदी का सिक्का 100 रुपये के सामान के लिए खराब होने पर चांदी का मूल्य भी 100 रुपये होता था। उस सिक्के को आप कुचल भी दोगे तो भी आप उसे एक धातु के रूप में बेचोगे तो भी वो 100 रुपये में ही बिकेगा। और अगर आप उसको बिल्कुल फ्रेश डिज़ाइन बना के भी उसको किसी को दोगे तो भी वो 100 रुपये में ही बिकेगा। अब सांकेतिक मुद्रा जो कि आज की मुद्रा है, हमारे पास में जो सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, वो सांकेतिक मुद्रा है। अंकित मूल्य जो उसका होता है वह धातु मूल्य या फिर उसके बनाने में जो खर्च होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है, और ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अंकित मूल्य ज़्यादा गारंटी की तरह धातु का मूल्य अंकित मूल्य से अत्यधिक कम होता है। जैसे 10 रुपये का सिक्का अंकित मूल्य है 10 रुपये, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो धातु है वो शायद 3-4 रुपये या 5 रुपये में वह बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन उसमें लिखा कितना है? 10 रुपये। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी होने के कारण चांदी के मूल्य के तांबे, कांसे और पीतल के सिक्के जारी किए। इसे टोकन मनी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि ये शायद उतने अच्छे तरीके से ढाले नहीं जाते थे, या फिर इनमें उतनी अच्छी कलाकारी नहीं की जाती रही होगी। इसलिए क्या हुआ कि हर घर टकसाल बन गया और जनता ने हर घर में, हम देखते हैं कि उस